ये जो आज तलवारें लेकर साफे बांध के वहां घूम रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है, क्योंकि सरकार का मापदंड सबके लिए अलग अलग है, जो गलत है। जो मायावती का दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ आया था, वो संविधान और अंबेडकर के मुद्दे पे बहुत ज्यादा नाराज भारतीय जनता पार्टी से है और वो विपक्षी दल के साथ जा सकता है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 21 मार्च को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर एक टिप्पणी की, एक विवादित बयान दिया जिसको लेकर आज भी हंगामा मचा हुआ है। राणा सांगा पर जो रामजी लाल सुमन ने बयान दिया, उसका समर्थन 4 PM नहीं करता है। लेकिन जिस तरह से जो करणी सेना के द्वारा जो हंगामा किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, खुलेआम तलवारें लहराई जा रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बंदूकें लहराई जा रही हैं, धमकी दी जा रही है, सांसद के घर पर तोड़फोड़ की जा रही है, एक पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की धमकी दी जा रही है, ये सब नहीं करना चाहिए। कल आपने देखा करणी सेना के जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने किस तरह से आगरा में प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ भी कई जगह की, वो खबरें सामने आई निकलकर, है ना। और पुलिस का जो रोल है वो कल दिखा, किस तरीके से पुलिस जो है वो मूकदर्शक बनी रही और किस तरीके से पुलिस का जो रोल रहा वो कल आपने सभी ने देखा, है ना। और गोली मारने की धमकी अखिलेश यादव को दी गई। ये है उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, कानून का राज। अब विपक्ष है वो कह रहा है कि कानून का नहीं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। इस वक्त तमाम तरह की जो बातें हैं वो इस वक्त की जा रही है और जिस तरीके से अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी गई है, उससे सपा है उसमें आक्रोश है और सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन भी किया है। तमाम तरह के जो बयान हैं वो भी सामने निकल कर आ रहे हैं। इस पर हम करेंगे चर्चा। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है 4 PM पर। जी नमस्कार। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बेहद सख्त दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में खुलेआम जब तलवारें लहराई जा रही हो, जब हाथों में डंडे हो, बंदूकें हो और एक पूर्व मुख्यमंत्री को, एक पार्टी के अध्यक्ष को खुलेआम गोली मारने की धमकी दी जा रही हो, इसको आप सर किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर आप इस पुराने मामले को देखें, जब से ये रामजी लाल का बयान आया था राज्यसभा में, उसके बाद लगातार राणा सांगा और रामजी लाल के बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लेकिन ये हंगामा मचाने वाले कौन हैं? ये करणी सेना कौन है? हमें ये देखना होगा। जो भारतीय सेना है, जो युद्ध लड़ती है, जब वो है देश में, देश की रक्षा करने के लिए, तो ये करणी सेना किसने बनाई है? क्या अभी भी हमें खतरा है क्या कि कोई वो गुजरात के बहादुर शाह अभी हमला करने वाले हैं? उसको बचाने के लिए करणी सेना बनी हुई है। लोगों को इतिहास पता नहीं है, लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। लोग जो है राजनीति के शिकार हो रहे हैं और इन पर राजनीति ये चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे यूपी के मुख्यमंत्री योगी हो, भरपूर राजनीति कर रहे हैं। और एक हिसाब से अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी भी राजनीति कर रही है, या यूं कहें कि उनको भी राजनीति में मजा आ रहा है या करनी पड़ रही है, और आने वाले चुनाव में उनको भी इसका भरपूर फायदा मिलने वाला है, तो वो क्यों ना राजनीति करें। अगर कोई इस तरह की चीज होती और कोई लगता कि भाई चलो गलती से उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई है, देखिए मैं उसका भी विरोध करता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने गद्दार कहा और इस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग उन्होंने सदन में किया। सबसे पहले तो मैं गलत मानता हूं उसको। रामजी लाल जैसे व्यक्ति को, जो लंबे समय तक सदन में रहे हैं, लोकसभा में भी वो रहे हैं, राज्यसभा में हैं, इतने वरिष्ठ नेता को इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करते हुए सच्चाई सामने रखनी चाहिए थी। जितनी हम जैसे लोगों को जानकारी है, जितनी मैं जानता हूं, राणा सांगा के बाद, राणा सांगा की डेथ के बाद उनकी पत्नी के पास जो है वो राज्य आया और उन्होंने वो राजा बनी। उसके बाद जब उनको लगा कि कमजोर महारानी है और इनके पास इतनी सेना नहीं है, तो गुजरात के जो शासक थे उस समय के, बहादुर शाह, उन्होंने हमला करने की घोषणा कर दी और इससे रानी घबरा गई। रानी को यह लगा कि हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो उनको क्या याद आया? उनको याद आया हुमायूं।
और उन्होंने हुमायूं को चिट्ठी लिखी और राखी भेजी कि मेरी रक्षा करो, मैं आपकी मुंह बोली बहन हूं। तो ये कहां गई थी तब करणी सेना? उसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं कहीं दूर थे, किसी दूसरा कोई युद्ध लड़ रहे थे, उनके लिए इतना जल्दी मेवाड़ पहुंचना संभव नहीं था, वो नहीं पहुंच पाए और युद्ध शुरू हो गया और रानी ने जौहर कर लिया। लेकिन हुमायूं पहुंचे और हुमायूं ने वापस बाद में मेवाड़ को आजाद कराया और आजाद करा के अपना भाई होने का धर्म निभाते हुए उनके बेटे को राजगद्दी पे बिठाया। क्या ये इस करणी सेना को मालूम नहीं है या सिर्फ राजनीतिक शिकार हो रहे हैं? देखिए, ये जो आज तलवारें लेकर साफे बांध के वहां घूम रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता है, ना इतिहास पता है इनको, ना इनको भाजपा पता है, ना इनको करणी सेना पता है, इनको कुछ नहीं पता। बस चल दिए हैं घर से निकल के, मोबाइल में देख रहे हैं और वह आपकी जो यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चल रही है दबा के, और जैसे पढ़ाया जा रहा है ऐसे कर रहे हैं। अगर ये इनको चीज बताई जाए, ये इतिहास इनको बताया जाए, तो मुझे पूरा यकीन है कि आधे से अधिक लोग घर लौट जाएंगे और वो कहेंगे कि सही बात है। आज राजनीति करने के लिए बहुत बड़ा हथकंडा है कि मुस्लिम आ जाएंगे, मुसलमान ये कर देंगे, मुसलमान वो कर देंगे, तो इनकी राजनीतिक दुकानें बहुत बढ़िया चल रही हैं। अगर ये सारी चीजें, ये सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाएंगी तो इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। ये तो रहा पुराना किस्सा। इसी में मैं एक नया भी जोड़ देता हूं। देश की आजादी जो अंग्रेज से हुई है, क्या उसमें मुस्लिम समाज के योगदान को भुलाया जा सकता है? उसमें कितना बड़ा योगदान मुस्लिम समाज का है, और 70 साल से मुस्लिम समाज यहाँ रह रहा है। आज एकाएक इस तरह का आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके मन में आप जहर घोल रहे हैं। आने वाले समय में वो विस्फोटक स्थिति बनेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी चिंता किसी को है या सिर्फ सियासी रोटी सेकनी है? तो राजनेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए इनको भेड़ बकरियों की तरह प्रयोग कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। और इसमें राजनीति के सिवाय कुछ नहीं है जो आप ये पूरा नाटक आजकल देख रहे हैं। जी सर, कौन कौन है जो करणी सेना जिसके इशारे पर काम कर रही है? विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कल जो हंगामा हुआ, जिस तरीके से जो प्रदर्शन हुआ, खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई गई, विपक्ष के तमाम नेताओं का ये कहना है कि ये सब कुछ जो है वो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। योगी जी खामोश है, पुलिस जो है वो कुछ नहीं कर रही है, और तमाम जो बातें विपक्ष की तरफ से वो की जा रही है। तो इस पूरे मामले में जो सर पुलिस का रोल है, मुख्यमंत्री का रोल है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है। ये आप मुझे बताइए, जब आप एक लेटर जारी करते हैं, आप एक ऑर्डर जारी करते हैं मेरठ में कि जो लोग छतों में नमाज पढ़ेंगे, जो लोग शंकित करने वाले लोग हैं, उनका पूरा डाटा आपके पास 100-150 लोगों का आ गया, आपने उनको अरेस्ट कर लिया। छत पर जो है जी पत्थर तो नहीं है। हाँ, आपने सारी चीजें उनकी जो है 15 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें आपने कर ली। आपने लोगों को अरेस्ट कर लिया, सारे दंगाइयों को आपने उनकी पहचान कर ली संभल में। तो जब आप सारी चीजें आपने कर ली, तो आप ये आगरा में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये करणी सेना के लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं? तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं सरकार का एक छुपा एजेंडा है जिसको सरकार चला रही है, और कठपुतली के रूप में पुलिस प्रयोग हो रही है। और पुलिस तो देखिए, जिसकी सरकार होती है उसी की कठपुतली होती है। और सरकार किसकी है, मुख्यमंत्री कौन है, ये तो आप जानते ही हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सिर्फ राजनीति है और राजनीतिक हथकंडे हैं। मेरा मानना यह है कि वक्फ बोर्ड पे जो सारा मामला चल रहा है, वक्फ संशोधन बिल होना चाहिए। वक्फ में वास्तव में गड़बड़ियां हैं, गलतियां हैं, लेकिन खाली वक्फ में नहीं होना चाहिए, बाकी दूसरी चीजों में भी होना चाहिए। अगर आप एक ही धर्म के, एक ही पक्ष के लोगों को एजेंडा बना के काम करेंगे तो उंगलियां तो उठेंगी ही। अगर आप खाली मस्जिद के लाउड स्पीकर की बात करेंगे, अगर आप नमाज की बात करेंगे, तो अगर आप नमाज की बात करते हैं, उसमें हथियार लहराए जाते हैं, उसमें दिक्कतें होती हैं, तो फिर जो हमारे जुलूस निकलते हैं सड़कों पे, जो कावड़ में 1 महीने तक सड़क बंद रहती है, उस पे भी आपको विचार करना पड़ेगा। अगर आप दोनों पे करेंगे तो शायद ना सवाल उठेंगे, ना उंगलियां उठेंगी, ना कोई बात करेगा। लोग आपके पक्ष में ही खड़े होंगे कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार करे तो सही, क्योंकि सरकार का मापदंड सबके लिए अलग अलग है, जो गलत है। जी
सर आपने एक बात की शुरुआत में कि राजनीतिक लाभ जो है वो दोनों ले रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो सपा हो। अगर सर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सर ये जो लड़ाई है, जो पूरा विवाद है, ये दलित बनाम राजपूत दिखाई दे रही है, जहां तक जो दिख रहा है। और अगर ये कहा जाए कि पिछड़ा बनाम अगड़ा लड़ाई, तो कुछ शायद कोई गलत नहीं होगा। अगर यूपी की हम बात करें तो सर 4 या 4.5%, जहां तक मैं सही हूं अगर, तो 4 या 4.5% राजपूत है उत्तर प्रदेश में, और 21% दलित है। 22 की अगर हम बात करें तो 22 के चुनाव में देखा गया कि जो है उसमें 87% के करीब जो है राजपूतों का वोट बीजेपी को मिला, और महज 7% का वोट जो है वो सपा को मिला। तो इन सब को देखते हुए जो 27 का चुनाव है, तो ये विवाद जो, इस विवाद का असर 27 के चुनाव पर कितना पड़ेगा दोनों दलों पे? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात भी छोड़कर मोटा मोटी बात करें, बहुत बारीक आंकड़ों में मत जाइए। अगर हम दलित और मुस्लिम की ही बात करें, दलित और मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से अलग किसी एक विशेष दल को वोट करता है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता है। और उसका उदाहरण आपने 2024 के इलेक्शन में देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने किस सोच के तहत ये काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही जाने। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि चुनाव के दौरान भी इस तरह की ठाकुर समाज के लोगों की लगातार पंचायतें हुई थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी को बड़े स्तर पे इस चीज का नुकसान उत्तर प्रदेश में ही नहीं, गुजरात और बाकी राज्यों में भी हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था, अगर आप इसका बारीकी से अध्ययन करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज भी ये निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का अभी आचरण है, उसका सीधा सीधा फायदा मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में होगा। क्योंकि आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी भी खुद भी मान के नहीं चल रही थी कि इतनी ज्यादा सीटें उनकी आ जाएंगी। मेरा मानना यह है कि जो सीटें समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली हैं, वो समाजवादी ने नहीं जीती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हारी है अपनी नई रणनीति के तहत। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल भी कुछ चल रहा है जिससे ये इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं? तो ये सारे क्या षड्यंत्र है कि क्या मामला है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी, या कोई एजेंडा है किसी का जो चलाया जा रहा है, उसके तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। क्योंकि प्रशासन के दबाव, प्रशासन की इजाजत, प्रशासन के इशारे के बिना पुलिस इतना खुली छूट लोगों को नहीं दे सकती। अगर पुलिस अपनी पे आएगी तो पत्ता भी कहीं नहीं हिल सकता। आपने देखा होगा कई बार इस तरह की चीजें होती हैं, अगर पुलिस प्रतिबंध लगा देती है तो वहां 10 आदमी इकट्ठे नहीं होते, हजारों की संख्या में लोगों का पहुंचना, इकट्ठे होना, इस तरह का प्रदर्शन करना जताता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से एक छूट दी गई है, और कहीं ना कहीं इशारा ऊपर से है कि ये लोग जो करें करने दीजिए। उसका एक और मैं उदाहरण आपको दे देता हूं। जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का दौरा प्रधानमंत्री का शुरू हुआ था, और उनकी पहली रैली मेरठ में हुई थी और दूसरी रैली सहारनपुर में हुई थी। और सहारनपुर की उस रैली में 5,000 लोग के लगभग आए थे, 5 से 10,000 लोगों के बीच में आए थे प्रधानमंत्री की रैली में। जबकि कहा जा रहा था कि उत्तराखंड के सीएम भी आएंगे, हरियाणा के सीएम भी आएंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, स्थानीय नेता जयंत चौधरी रहेंगे। उसके बावजूद 5 से 7,000 आदमी प्रधानमंत्री की रैली में आना, और अगले ही दिन उसी सहारनपुर में 50 से 55,000 ठाकुरों की पंचायत होना जताता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। उस समय आचार संहिता होती है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन की आचार संहिता लगी रहती है, उस दौरान बहुत ज्यादा लोगों को बिना किसी कारण के इकट्ठा होने की मनाही है। ऐसे में अगर 50,000 लोग पंचायत कर रहे हैं समाज की, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था उस टाइम? तो ये जताता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा है। अब किस सोच के तहत ये एजेंडा चल रहा है, ये तो मेरी जानकारी नहीं है, ना मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि इससे तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अगर आप देखेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को लेकर सकते में है कि कहीं ना कहीं जो मायावती का दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ आया था, वो संविधान और अंबेडकर के मुद्दे पे बहुत ज्यादा नाराज भारतीय जनता पार्टी से है, और वो विपक्षी दल के साथ जा सकता है। आप माने ना माने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ दलित बड़ी तादाद में गया है।
और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 में बड़ा खतरा मैं देखता हूं। तो ये सारे चीजें सोच के भारतीय जनता पार्टी आंखें बंद करके बैठी है। तो क्यों बैठी है, या इसके कोई दूसरे कारण है, या भारतीय जनता पार्टी का कोई अलग एजेंडा है जिसको वो करना चाहती है, तो ये सारी चीजें तो बाद में खुलेंगी। लेकिन फिलहाल तो मुझे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे तमाम जिस तरह के आंदोलन, जिस तरह की चीजें चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं जताती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। और इसमें मैं ये भी देखता हूं कि जिस प्रकार आपने देखा होगा 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी बनारस गए थे और वहां से जो तस्वीरें जारी की गई, जो खबरें प्लांट की गई हैं, वो जताती हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो तलखी थी और जो दूरी थी, वो तलखी भी नहीं घटी है और वो दूरी भी नहीं घटी है, दूरी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आपस में ही कुछ इस तरह की चीजें कर रही हो जिसका फायदा विपक्ष को मिल रहा हो। तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है, 21 मार्च को बयान दिया और आज 13 अप्रैल है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या लग रहा है माफी मांग लेनी चाहिए? वो तो अड़ा है कि भैया हम माफी तो नहीं मांगेंगे। आपने देखा कि महाराष्ट्र में जब अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब का समर्थन किया, उसके बाद जमकर हंगामा हुआ और उन्होंने माफी मांगी, मामला वो शांत हो गया। लेकिन अभी इस मामले में देखा जा रहा है कि 21 मार्च का बयान 13 अप्रैल हो गया है, अभी तक कोई माफी नहीं, कुछ नहीं बोला है कि हम मांगेंगे नहीं माफी, और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि इसमें राजनीति दोनों दल कर रहे हैं, हाँ, दोनों सियासी दल हैं, दोनों सियासी लोग हैं, तो फायदा दोनों को हो रहा है ना। तो रामजी लाल सुमन की पार्टी को, रामजी लाल सुमन को तो फायदा हो रहा है, उन्होंने एक रणनीति के तहत वो बयान दिया है। तो अगर वो माफी मांग लेंगे तो वो तो फिर खत्म हो जाएगा सारा मामला। तो इसलिए वो मामले को वो भी गरमाए रखना चाहते हैं, और मामला अगर गरमाया रहेगा, मामला अगर चलता रहेगा तो 2027 में उनको फायदा होगा ना। तो इसलिए अगर माफी उनको मांगनी होती तो माफी तो वो 2 दिन 4 दिन के बाद, जब इतना विरोध हुआ था, हंगामा हुआ था, तत्काल माफी मांग लेते वो। तो वो भी नहीं मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो वो बात कह रहे हैं उस बात का जवाब भी किसी के पास नहीं है। मेरा मानना है बात उन्होंने सही कही है, लेकिन उनके कहने का तरीका गलत था। जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया वो शब्द गलत था। बात सही थी, लेकिन सही बात को वो गलत तरीके से उन्होंने कहा। इस बात पे विरोध है। मैंने अभी आपको बताया घटनाक्रम पूरा के किस प्रकार से क्या क्या चीजें हुई, क्या कैसे रानी ने जोहर किया, और कैसे हुमायूं तो मुसलमान था, राणा सांगा तो ये ठाकुर था। तो फिर ये ठाकुरों की और मुसलमानों की लड़ाई कहां से हो गई? अगर वो उनका दुश्मन था तो वो फिर उसने जब राजपाट जीत लिया तो उसके बेटे को क्यों बिठाया राजगद्दी पे, खुद क्यों नहीं बैठा? तो कहानी कुछ और है। और ये सिर्फ आज के परिप्रेक्ष्य में अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये नूरा कुश्ती चल रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जनता के हित में दोनों ही तरफ से कुछ नहीं निकल रहा है सिवाय नुकसान के। पुलिस कठपुतली बनी हुई है, उसकी मजबूरी है, क्योंकि सत्ता में शासन जो भी सत्ताधारी दल होता है, किसी भी सियासी दल का हो, जो सत्ताधारी दल होगा, पुलिस उसकी कठपुतली बन के ही काम करेगी। ये कोई नई बात मेरे लिए तो नहीं है जी। ठीक है सर, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी को भी आप सुन रहे थे। हालांकि लगातार जो बवाल है राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा जो दिया गया है राणा सांगा पर, उसके बाद से लगातार बवाल मचा हुआ है। कल आपने आगरा में देखा किस तरीके से करनी से इन्होंने प्रदर्शन किया, अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी गई, वाराणसी में सपा नेता के ऊपर भी हमला किया गया। तो इस तरीके से लगातार बवाल मचा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना, आप देखते रहे 4PM।